और आज पूरी दुनिया उनकी यात्रा का ये वीडियो देख रही है। मोदी ने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि अब वो इस विवाद में फ्रंट से लीड करेंगे, खुद लीड करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस लड़ाई में अब कूद गए हैं, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीजिंग में अभी तक अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं। इसलिए आज हम प्रधानमंत्री मोदी की इस लेह यात्रा का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब किसी देश का सर्वोच्च नेता खुद मोर्चे पर जाकर अपनी सेना के साथ इस तरह खड़ा हो जाता है और उनका हौसला बढ़ाता है। इसके अलावा आज हम प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के व्यक्तित्व का एक तुलनात्मक विश्लेषण भी करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ दो देशों की नहीं, दो सेनाओं की नहीं, बल्कि दो नेताओं की भी है। इसलिए आज आप सबको यह भी समझना चाहिए कि दुनिया 11,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाने वाले नेता का नेतृत्व पसंद करेगी, या फिर मारे गए सैनिकों को गुमनामी में धकेल देने वाले चीन के इस नेता के पीछे चलेगी। इसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आज जी न्यूज ने देश को 50 लाख अतिरिक्त सैनिक दे दिए हैं। भारत की सेना में करीब 14 लाख सैनिक हैं, लेकिन आज देश के 50 लाख लोग भी इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं। जी न्यूज की मेड इन इंडिया मुहिम को अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों का समर्थन मिल चुका है, और अगर ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 1-1 मीटर की दूरी पर एक सीधी लाइन में खड़े हो जाएं, तो ये लाइन दिल्ली से शुरू होकर बीजिंग होते हुए चीन के आखिरी प्रांत तक पहुंच जाएगी। ये है आपकी ताकत। लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना मोबाइल फोन उठाना है और हमारे इस नंबर पर मिस्ड कॉल करना है। अगले 1.5 घंटे हम इंतजार रहेगा आप सबका, उन लोगों का जिन्होंने मिस्ड कॉल नहीं दिया है। अगले 1.5 घंटे में आप हमें मिस्ड कॉल दीजिए, अपने दोस्तों को कहिए, अपने परिवार के लोगों को कहिए। और आखिर में हम अफ्रीका के देश बोत्सवाना में रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए 350 हाथियों की मौत का विश्लेषण करेंगे। कुछ लोग यह आशंका जता रहे हैं कि इन्हें जहर देकर मारा गया है, जबकि कुछ लोगों का दावा है कि इन हाथियों की मौत किसी वायरस के संक्रमण से हुई है। लेकिन इन हाथियों की मौत का सच क्या है, आज हम आपको बताएंगे। और अगर आपको जानवरों से प्यार है तो यह विश्लेषण जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह दौरे को लेकर चीन ने प्रतिक्रिया दी है। चीन के दूतावास ने कहा है, चीन का 14 पड़ोसी देशों में 12 के साथ शांतिपूर्ण ढंग से सीमा निर्धारण हुआ है। शांति से सीमा निर्धारण ने जमीनी सीमा पर दोस्ताना सहयोग बढ़ाया है। चीन के साथ मतभेद को मनगढ़ंत ढंग से पेश करके विस्तारवादी रूप में देखना आधारहीन है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों देशों में सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बात हो रही है। कोई भी पक्ष हालात बिगाड़ने वाले कदम न उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से हिंसक झड़प में घायल हुए सैनिकों से भी मिले। लेह के अस्पताल में प्रधानमंत्री को देखकर सैनिकों ने वंदे मातरम के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने सैनिकों से कहा, मैं आपकी वीरता को नमन करने आया हूं। 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव है। आपका ये पराक्रम, आपका ये शौर्य, और आपने जो रक्त बहाया है हमारे देशवासियों को आने वाले लंबे अरसे तक प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री ने सैनिकों से कहा, आज आपकी वजह से दुनिया जानना चाहती है कि हमारे सैनिकों की ट्रेनिंग कैसे होती है, और आपकी वजह से ही कह पाने में सक्षम हूं कि देश किसी भी शक्ति के आगे नहीं झुकेगा। दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं, न कभी झुकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अचानक लद्दाख में 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद फॉरवर्ड पोस्ट निमू भी गए। प्रधानमंत्री के साथ सीडीएस बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी थे। यहां उन्होंने भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवानों से बात की। इसके बाद प्रधानमंत्री लेह के वॉर मेमोरियल हॉल ऑफ फेम पहुंचे और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह पहुंचकर आज चीन को भारतीय सेना के पराक्रम का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख हमारा मस्तक है और मस्तक हमेशा ऊंचा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान में सैनिकों के पराक्रम को नमन किया और कहा कि वीरता ही शांति की पहली शर्त है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। आज हर भारतीय की छाती आपकी वीरता और पराक्रम से फूली हुई है। चीन का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री ने कहा कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है और समय विकासवाद का है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। कांग्रेस ने चीन के मुद्दे पर सरकार को फिर घेरा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर चीन का नाम लेने से बचने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर कहा है कि लद्दाखी कह रहे हैं कि चीन ने उनकी जमीन ले ली, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि किसी ने हमारी जमीन नहीं ली। साफ तौर पर कोई तो झूठ बोल रहा है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख दौरे पर ट्वीट कर कहा कि जब इंदिरा गांधी ने लेह का दौरा किया था, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब देखते हैं कि पीएम मोदी क्या करते हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने लेह में प्रधानमंत्री मोदी के सैनिकों के संबोधन पर कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने 130 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को शब्द दिए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि उनके जैसे लोग खुद का बंटाधार कर रहे हैं। ऐसे लोग जो है वो शर्मिंदगी भरी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जैसे लोग, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, खुद अपना बंटाधार कर रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब राज्य में ट्रेन हादसे में 29 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में ज्यादातर सिख यात्री हैं। ये सभी लोग गुरुद्वारे सच्चा सौदा से लौट रहे थे। हादसा शेखुपुरा के फरूखाबाद में बिना बैरियर वाली रेल क्रॉसिंग पर हुआ, जहां पर पैसेंजर ट्रेन और वैन में टक्कर हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, पाकिस्तान में सिख तीर्थ यात्रियों के दुखद निधन से दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदना उनके परिवारों और दोस्तों के साथ है। घायल तीर्थयात्रियों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन को 15 अगस्त को लॉन्च किया जा सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक मिलकर कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं। आईसीएमआर ने अस्पतालों और एजेंसियों को 7 जुलाई से वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर काम करने के लिए कहा है और ट्रायल जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। आमतौर पर वैक्सीन का ट्रायल पूरा होने में 6 महीने लगते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से इस वैक्सीन पर काम हो रहा है, उस हिसाब से इस वैक्सीन का ट्रायल जल्द ही खत्म हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानपुर में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कानपुर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के साथ संवेदना जताई। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों की शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। यूपी के पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने कहा कि हत्यारों को जल्द ही उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। हमने सारे ऑफिसर्स को वहां लगा रखा है और एक बहुत विशद ऑपरेशन न केवल एक जिले का वरन आसपास के सभी जिलों का, पूरे जोन के जिलों के लोगों को मोबिलाइज करके कर रखा है। उसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। इससे बड़ा चैलेंज हमारे लिए नहीं है कोई। कानपुर के चौबेपुर थाना के बिकरू गांव में बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने घात लगाकर हमला किया था। बदमाशों ने पहले जेसीबी लगाकर पुलिस का रास्ता रोका, फिर छत से गोलियां चलाई, जिसमें 1 डीएसपी, 3 सब इंस्पेक्टर और 4 पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए। 7 पुलिस वाले अभी घायल हैं। पुलिस ने हमला करने वाले 2 बदमाशों को मार गिराया है। चीन के सामानों के बहिष्कार को लेकर जी न्यूज की मेड इन इंडिया मुहिम को पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। दिल्ली के 2 सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भागीरथ प्लेस और लाजपत राय मार्केट में चीन के सामानों की बिक्री में कमी आई है।
बिल्कुल नहीं, मैं ज़्यादा रेट पे इंडियन टीवी लूँगा, लेकिन मैं लूँगा नहीं चाइनीज़ कोई सामान लूँगा नहीं। दिल्ली के अलावा देश के दूसरे शहरों में भी जी न्यूज की मुहिम को जनता से समर्थन मिल रहा है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा है आप लोगों का विरोध करने का तरीका जो है, मिस कॉल देना है और एक अपना बताना है कि हाँ हम चीन के खिलाफ है। मैं जी न्यूज का मुहिम में शामिल हूँ। देश के जवान सीमा में विरोध कर रहे हैं। अब मैं मिस कॉल दे करके विरोध कर रहा हूँ चीन का। कोलकाता, जम्मू, पटना समेत मुंबई में लोग चीन के सामानों के बहिष्कार के लिए जी न्यूज को मिस कॉल दे रहे हैं। मुहिम शुरू होने से लेकर अब तक 52 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल्स आ चुकी हैं। अगर आप भी मेड इन इंडिया मुहिम का समर्थन करते हैं तो आप अपने मोबाइल को हथियार बनाइए और हमारे मोबाइल नंबर 7834998998 पर मिस्ड कॉल कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो अक्सर लोगों को सरप्राइज देते रहते हैं और आज भी ऐसा ही हुआ जब वो सुबह अचानक लद्दाख में भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंच गए। किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि सीमा पर चीन से तनाव के बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस तरह अचानक लद्दाख पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री न सिर्फ लद्दाख गए बल्कि वहां पर तैनात सैनिकों से मिलकर जिस तरह की भाषा और जिस तरह के जोश में उन्होंने चीन को ललकारा है, उस तरह से सीमा पर खड़े होकर अब तक शायद ही किसी भी प्रधानमंत्री ने दुश्मन को साफ साफ ऐसा संदेश दिया होगा। इसलिए आज देश के लोग ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से चीन भी चौंक गया। चीन को बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि लद्दाख में 2 महीने से जो सीमा विवाद चल रहा है उसमें अब भारत आर पार के मूड में आ चुका है और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे से बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री लद्दाख के निम्मू पोस्ट पर गए और वहां पर भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स यानी आईटीबीपी के सैनिकों से मिले। प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना के कमांडर से बातचीत की और लद्दाख की मौजूदा सैन्य स्थितियों और उनकी तैयारियों के बारे में भी पूरी जानकारी ली। प्रधानमंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी गए थे। प्रधानमंत्री लद्दाख में इसी जगह पर क्यों गए, आज आपको यह भी समझना चाहिए। भारतीय सेना की 14वीं कोर के लद्दाख में 2 सैन्य बेस हैं और लेह में है और दूसरा है निम्मू में। लेह से 35 किलोमीटर दूर निम्मू सैन्य बेस भारतीय सेना के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहां से चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ से हमला किया जा सकता है। यानी यहां दोनों फ्रंट खुले हुए हैं, चीन का फ्रंट और पाकिस्तान का फ्रंट। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी का सीमा पर जाकर सैनिकों से मिलना बहुत आम बात है, वो अक्सर ऐसा करते रहते हैं। आपको याद होगा वो दिवाली पर भी अक्सर सैनिकों के बीच इसी तरह जाते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा सीमा विवाद चल रहा हो, सीमा पर इतना तनाव चल रहा हो और जब बातचीत भी चल रही हो, तब खुद प्रधानमंत्री का 11,000 फीट की ऊंचाई पर बने निम्मू पोस्ट पर इस तरह पहुंच जाना और वहां पर तैनात जवानों से मुलाकात करके उनका जोश बढ़ाना, यह अपने आप में न सिर्फ चीन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश है। इसलिए आज सिर्फ इन तस्वीरों पर मत जाइए। तस्वीरें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, वीडियो बहुत अच्छे हैं, इन्हें देखकर आपको बहुत जोश भी आएगा, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है और वो संदेश दुनिया के लिए भी है और वो संदेश आपके लिए भी है। जवानों के बीच जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो कैसे भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लग रहे थे। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए और राष्ट्रभक्ति के उन नारों को सुनिए और मुझे यकीन है कि जब आप इन नारों को सुनेंगे तो आपके अंदर भी अभूतपूर्व जोश का संचार होगा। भारत माता की वंदे 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 भारत। ये जो संदेश आज दिया गया है, इस संदेश को
चीन भी समझ रहा होगा और इसे दुनिया भी समझ रही होगी कि भारत किसी के सामने अब झुकने वाला देश नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लद्दाख में जवानों के बीच जो बातें कही हैं उनके बारे में हम आपको आज जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री की 2 और महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने लेह के शहीद स्मारक में उन 20 वीर जवानों को आज श्रद्धांजलि दी जिन्होंने गलवान घाटी में देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि हमारे जवान दुश्मन को मारते मारते मरे हैं और इन 20 शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए आज आपको इस तस्वीर के जरिए दिए गए बड़े संदेश को समझना चाहिए। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी लेह के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती गलवान घाटी के वीर जवानों से भी मिले जो उस रात घायल हो गए थे। इस तस्वीर को भी आप ध्यान से देख लीजिए। ये वही जवान हैं जिन्होंने 15 जून को गलवान घाटी में हुई इस लड़ाई में ऐसा पराक्रम दिखाया था जिसे चीन की सेना वर्षों तक याद रखेगी। और इन्हीं वीर जवानों ने गलवान घाटी में चीन के हमलावर सैनिकों को बिना बंदूक की लड़ाई में बिना एक भी गोली चलाए ऐसा सबक सिखाया कि इस पर आज भी चीन की बोलती बंद है और वो अपने मारे गए जवानों की संख्या तक बताना नहीं चाहता। जबकि सच ये है कि उस रात चीन के 40 से 50 जवान मारे गए थे और वो भी बुरी तरह मारे गए थे। गलवान की लड़ाई में भारतीय सेना के घायल हुए 18 जवानों का इलाज लेह के इसी अस्पताल में चल रहा है। प्रधानमंत्री इन वीर जवानों के बीच आज गए और इनके साहस और पराक्रम को देश के लिए उन्होंने प्रेरणा बताया। प्रधानमंत्री ने यहां पर क्या कहा ये भी आज आप सबको सुनना चाहिए। 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव करते हैं। आपके इस साहस शौर्य हमारी पूरी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है और इसलिए आपका ये पराक्रम, आपका ये शौर्य और आपने जो रक्त बहाया है वो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देशवासियों को आने वाले लंबे अरसे तक प्रेरणा देता रहेगा। और आज जो विश्व की स्थिति है वहां जब ये मैसेज जाता है कि भारत के वीर जवान ये पराक्रम दिखाते हैं, ऐसी ऐसी शक्तियों और शक्तियों के सामने दिखाते हैं, तब तो दुनिया भी जानने को बड़ा इच्छुक रहती है कि नौजवान है कौन, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका त्याग कितना ऊंचा है, इनका कमिटमेंट कितना बढ़िया है। आज पूरा विश्व आपके पराक्रम का एनालिसिस कर रहा है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं, आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, एक प्रेरणा लेकर के जा रहा और हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं न कभी झुकेंगे। और ये बात मैं बोल पा रहा हूं आप जैसे वीर पराक्रमी साथियों के कारण। मैं आपको तो प्रणाम करता हूं, आपको जन्म देने वाली आपकी वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं, शत शत नमन करता हूं माताओं को जिन्होंने आप जैसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया है। अगर आप भी चाहें तो इन वीर जवानों से प्रेरणा ले सकते हैं। अब आपको यह समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी अचानक एलएसी के पास इस फॉरवर्ड पोस्ट पर क्यों पहुंचे और इसका मतलब क्या है। क्योंकि तस्वीरें आपने देख ली, वीडियो आपने देख लिया, अच्छा लगा होगा आपको, बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत बड़ा है।
इसका पहला मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश दिया है और चीन को समझा दिया है कि भारत इस सीमा विवाद को लेकर अब बहुत गंभीर हो चुका है और भारत ना तो इसे हल्के में लेगा और ना ही चीन के सामने झुकेगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी अब इस विवाद को इतना आगे तक लेके जा चुके हैं कि अब वहां से पीछे लौटना संभव नहीं है और चीन को यह बात अब समझ लेनी चाहिए। इसका दूसरा मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को भारत की जीत का पूरा यकीन है और जब किसी बड़े नेता को जीत का पूरा भरोसा होता है तभी वो इतना बड़ा कदम उठाता है कि खुद फ्रंट से लीड करे और युद्ध शुरू होने से पहले ही असल में उसका फैसला हो जाता है। भारत और चीन के बीच में युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हर युद्ध की तरह इसका फैसला भी युद्ध से पहले ही हो चुका है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के खिलाफ इस लड़ाई को अब अपनी लड़ाई बना लिया है और इसलिए वो खुद फ्रंट पर जाकर सेना के साथ खड़े हो गए हैं। इसके बहुत बड़े मायने हैं। इसका मायने ये हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को और पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि वो खुद इस लड़ाई को फ्रंट से लीड करेंगे और ये एक बहुत बड़ी बात है। मोदी के इस कदम का तीसरा मतलब यह है कि इससे चीन और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नेता हैं जो अपने सैनिकों को सम्मान देना नहीं भूलते और उनकी शहादत और शौर्य की हमेशा सराहना करते हैं, सम्मान करते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं। जबकि चीन के राष्ट्रपति और वहां की सरकार अपने सैनिकों को ना तो कभी सम्मान देती है और ना ही कभी उनका नाम सामने आने देती है और वो सम्मान ना देने के लिए कुख्यात है। गलवान में मारे गए अपने सैनिकों पर चीन ने जो झूठ बोला उसने चीन की सेना का मनोबल तोड़ दिया है और प्रधानमंत्री मोदी का लद्दाख जाकर भारत के सैनिकों से इस तरह मिलना चीन के सैनिकों के मनोबल को बहुत गहरी चोट पहुंचाएगा। चीन के लिए भी ये किसी बड़े झटके से कम नहीं और इससे सैनिकों की नाराजगी झेल रहे शी जिनपिंग की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। कुल मिलाकर यह लड़ाई सैनिकों और हथियारों से भी आगे की लड़ाई है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि यह लड़ाई सेनाओं की तो है, यह लड़ाई हथियारों से लड़ी जाएगी, लेकिन यह लड़ाई उससे भी कहीं बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई है पुरुषार्थ की, यह लड़ाई है हिम्मत की, यह लड़ाई है देशभक्ति की, यह लड़ाई है सच और झूठ के बीच की। इसलिए इस लड़ाई को आप सिर्फ दो देशों के बीच जमीन को लेकर हुए युद्ध की तरह मत देखिए जिसमें सिर्फ सैनिक लड़ेंगे और जिसमें सिर्फ हथियारों का इस्तेमाल होगा, बल्कि अच्छाई और बुराई की यह लड़ाई आगे चलकर धर्म युद्ध में बदल जाएगी और पूरी दुनिया इस समय देखेगी कि चीन जैसा विस्तारवादी देश जीतता है या भारत जैसा विकासशील देश इस बार चीन को पछाड़ देता है। इसलिए इसे छोटी लड़ाई मत समझिए, इस लड़ाई के मायने बहुत आगे तक जाएंगे और यह लड़ाई भी 2-4 दिन की लड़ाई नहीं है, 2-4 हफ्ते की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई लंबी चलेगी। जवानों के बीच खड़े रहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो भाषण दिया है वो भाषण इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि सीमा पर खड़े होकर चीन जैसे देश को वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर से चेतावनी देना यह ना तो किसी दूसरे देश के बस की बात है और ना ही कोई दूसरा ग्लोबल लीडर इस तरह से कभी कह सकता था, ना कह पाया है। यह अभूतपूर्व बात है। आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की 3 मुख्य बातें क्या थीं, यह भी आप जानिए। पहली बात यह कि उन्होंने चीन को भारत की पहचान याद दिलाई है। उन्होंने भगवान कृष्ण की बात की और यह कहा कि भारत वो देश है जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करता है तो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को अपना आदर्श भी मानता है, इसलिए भारत को हल्के में ना ले। इससे आपको शिशुपाल और भगवान कृष्ण का प्रसंग शायद याद आ गया होगा। कृष्ण ने वचन दिया था कि वो शिशुपाल के 100 अपराध माफ कर देंगे और इसके बाद ही उसे दंडित करेंगे। जब शिशुपाल 100 अपराधों की मर्यादा को लांघ गया तब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका वध किया था और यह इशारा चीन के लिए है, क्योंकि हो सकता है कि चीन के 100 अपराध अब पूरे हो चुके हों। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने वीरता की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि शांति वीरता से ही आती है। निर्बल व्यक्ति कभी शांति की पहल नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि दुश्मन को अपनी ताकत दिखाना बहुत आवश्यक होता है। यह दुनिया के लिए भी संदेश है कि चीन से डर कर नहीं लड़ा जा सकता, बल्कि चीन को एक्सपोज करना अब बहुत जरूरी हो गया है।
तीसरी बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री ने चीन के विस्तारवाद को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि यह विस्तारवाद का नहीं, विकासवाद का युग है और जो विस्तारवाद पर चलेंगे वो मिट जाएंगे या फिर पीछे हटने पर मजबूर होंगे। प्रधानमंत्री के करीब आधे घंटे के भाषण के कुछ महत्वपूर्ण अंश आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। इन बातों से आपको समझ में आ जाएगा कि चीन के सामने भारत का निश्चय कितना दृढ़ है और आत्मविश्वास कितना मजबूत है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। साथियों, राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। भारत अगर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेश भी यही है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, साहस का संबंध प्रतिबद्धता से है, कन्विक्शन से है। साहस करुणा है, साहस कंपेशन है। साहस वो है जो हमें निर्भीक और अड़िग होकर सत्य के पक्ष में खड़े होना सिखाएं। साहस वो है जो हमें सही को सही कहने और करने की ऊर्जा देता है। निम्बू फॉरवर्ड पोस्ट के एक तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC है और दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC है। यहां से एक तरफ द्रास और कारगिल पर सीधी नजर रखी जा सकती है, तो वहीं पेंगोंग लेक और चुशूल की भी सेना आसानी से निगरानी कर सकती है। लेह से करीब 35 किलोमीटर दूर निम्बू फॉरवर्ड पोस्ट की गलवान घाटी से दूरी करीब 250 किलोमीटर है। नक्शे के जरिए हम आपको समझाते हैं कि यह क्या लोकेशन है। जबकि अक्साई चिन यहां से 190 किलोमीटर की दूरी पर है। निम्बू से इस्लामाबाद की दूरी करीब 400 किलोमीटर है। यानी निम्बू फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने अक्साई चिन से लेकर इस्लामाबाद तक अपना संदेश साफ साफ शब्दों में पहुंचा दिया है। दिल्ली में
अपने अपने दफ्तरों के एयर कंडीशन्ड कमरे में बैठकर सेना को दिशा निर्देश दे देना या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में जाकर अपनी सेना का हौसला बढ़ाना मामूली बात नहीं है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, ये समझने के लिए लद्दाख के मौसम और परिस्थितियों पर आज आपको नजर डालनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस जगह पर अपने सैनिकों को संबोधित किया और जहां सैन्य अधिकारियों से मिलकर स्थितियों को करीब से समझा, वो जगह 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति भी जब लेह में 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसे खुद को मौसम के अनुकूल बनाने में कम से कम 2 दिन का समय लगता है। जो पर्यटक जब जाते हैं, देश के आम लोग जब लेह जाते हैं, तो उन्हें भी वहां यह कहा जाता है कि कम से कम उन्हें 2 दिन लगेंगे अपने आप को उस वातावरण के लिए फिट रखने में। अच्छे से अच्छे लोग वहां जाकर कमजोर महसूस करते हैं, चक्कर आने लगता है और इतनी ऊंचाई पर न सिर्फ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बल्कि सूखी और ठंडी हवा के साथ सूर्य की तीखी रोशनी भी आपको बहुत परेशान करती है। इतनी ऊंचाई पर अक्सर लोगों को सिरदर्द, उल्टी, थकावट और चक्कर आने लगते हैं। इसे हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस कहा जाता है और वहां पर जो भी लोग पहुंचते हैं, सबसे पहले उन्हें इसके लिए कोई ना कोई दवाई खानी पड़ती है। उसके बाद 1 दिन आराम करना पड़ता है और तब उनसे कहा जाता है कि अब आप बाहर निकल सकते हैं, चल फिर सकते हैं। लेकिन 69 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी ने लेह पहुंचते ही सैनिकों से सीधे जाकर मुलाकात की, तनावपूर्ण परिस्थितियों को समझा और करीब आधे घंटे तक वहां पर भाषण भी दिया। जिस उम्र में अक्सर लोग कुछ कदम चलकर थक जाते हैं, उस उम्र में 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर सीधे देश और सैनिकों का इस तरह से हौसला बढ़ाना बिना आराम किए, यह बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ हैं, बल्कि वो देश के लिए मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने से भी कभी घबराते नहीं और मानसिक रूप से वो कितने मजबूत हैं, ये इस बात का परिचायक है। तो प्रधानमंत्री मोदी आज जिस जगह पर थे, वहां से आप देख सकते हैं गलवान घाटी 250 किलोमीटर, अक्साई चिन 189 किलोमीटर और इस्लामाबाद लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस जगह से बैठकर, यानी निम्मू से बैठकर, उन्होंने इन तीनों क्षेत्रों में अपनी बात साफ साफ पहुंचा दी है। उनके आवाज की गूंज इन सारे इलाकों में आज जरूर पहुंची होगी। प्रधानमंत्री मोदी 59 वर्ष के हैं, माफ कीजिएगा 69 वर्ष के हैं, 69 ईयर्स, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उम्र है 67 वर्ष, 67। यानी शी जिनपिंग नरेंद्र मोदी से 2 वर्ष छोटे हैं। नरेंद्र मोदी एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं, जबकि शी जिनपिंग की स्थिति करीब करीब एक तानाशाह वाली है। यह तुलना हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यह लड़ाई 2 देशों की तो है, 2 सेनाओं की भी है, लेकिन यह लड़ाई 2 नेताओं की भी है। अब आपको यह देखना होगा, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरी तरफ शी जिनपिंग हैं, और दोनों नेताओं का ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत बड़ी परीक्षा है, और दोनों अपने अपने हिसाब से बेहतरीन रणनीति बनाएंगे। और अब यह टक्कर इस बात की भी होगी कि दोनों में किसका नेतृत्व बेहतर है। इसलिए आज हम आपको तुलना करके भी बताते हैं कि इन दोनों नेताओं की अगर तुलना की जाए तो कौन कहां ठहरता है। पहली तुलना, तो पहला बड़ा पॉइंट यह है, प्रधानमंत्री मोदी एक लोकतांत्रिक देश के नेता हैं। देश की जनता ने उन्हें चुना है और देश की जनता उन्हें समर्थन देती है। लेकिन शी जिनपिंग एक तानाशाह हैं, चीन की जनता ने उन्हें चुना नहीं है, वो जबरदस्ती वहां बैठे हैं। दूसरा अंतर यह है कि शी जिनपिंग ने गलवान में मारे गए अपने सैनिकों पर एक शब्द तक नहीं कहा, जबकि प्रधानमंत्री मोदी पहले दिन से अपने सैनिकों के साथ खड़े हैं। तीसरा बड़ा अंतर आपको जो नजर आएगा वो ये कि कोविड-19 के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहीं नजर नहीं आए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस संकट के दौरान लगातार अपने देश को फ्रंट से लीड किया है। चीन में कोरोना वायरस दिसंबर के अंत से फैलने लगा था, लेकिन शी जिनपिंग घर से बाहर तक नहीं निकले और लंबे इंतजार के बाद 10 फरवरी को पहली बार उन्होंने बीजिंग के एक जिले का दौरा किया था। पहली बार तब वो नजर आए थे, जबकि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 6 बार अपने देश को संबोधित कर चुके हैं। जब भी देश पर कोई आपदा आती है, जैसे तूफान जब आया तो वो तूफानग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए गए। हर रोज आप लगातार उन्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कभी
रेडियो पर सुनते हैं, कभी टीवी पर सुनते हैं, कभी ऑल पार्टी मीटिंग में आप उन्हें देखते हैं बात करते हुए, कभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, और आज वो लेह पहुंच गए। ये बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ शी जिनपिंग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी आपको हर जगह नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच चौथा बड़ा अंतर यह है कि शी जिनपिंग मुश्किल समय में अपने दोस्तों और पड़ोसियों को हमेशा धोखा देते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। कोविड-19 के दौर में प्रधानमंत्री भारत दूसरे देशों की मदद के लिए लगातार आगे आया और सार्क समेत कई देशों को भारत ने मदद पहुंचाई। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क देशों के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उनके साथ नोट शेयर किए, उनसे पूछा कि उन्हें किसी मदद की जरूरत है। यहां तक कि भारत चीन जैसे देश की भी मदद करने से पीछे नहीं हटा। कोविड-19 के दौरान भारत ने चीन को 2 करोड़ रुपए की कीमत वाली 15 टन राहत सामग्री भेजी थी, लेकिन इस राहत सामग्री के बदले चीन ने न सिर्फ हमें खराब क्वालिटी की पीपीई किट्स बेची, बल्कि हमारी जमीन को भी हड़पने की कोशिश की। ये चीन के डीएनए में है, शी जिनपिंग के डीएनए में है कि आप उनके लिए कितना भी परोपकार कीजिए, कितनी भी दोस्ती निभाइए, वो हमेशा आपको धोखा ही देंगे। धोखा चीन के डीएनए में है। इतना ही नहीं, भारत ने मुश्किल समय में पूरी दुनिया को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसी दवाएं भेजी, जबकि चीन कोविड-19 के मामले में अपनी जिम्मेदारियों से लगातार बचता रहा। उसने सबसे पहले पूरी दुनिया से जानकारियां छुपाई, उसके बाद कोविड-19 को लेकर जो स्थितियां बनी, चीन ने उनका फायदा उठाया। कई देशों को खराब क्वालिटी का सामान वो बेचता रहा, इस दौरान बिजनेस करता रहा। जिन देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, वहां कमजोर कंपनियों को वो खरीदने की कोशिश करता रहा, उनकी आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा। इसके विपरीत भारत पूरी दुनिया को साथ लाने की कोशिश में जुटा रहा और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च से लेकर अब तक करीब 36 अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से बात की है। यह कितना बड़ा अंतर है दोनों नेताओं के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी मार्च से लेकर अब तक 36 अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े देशों के नेताओं से बात कर चुके हैं और शी जिनपिंग सिर्फ इस चीज में लगे हैं कि वो कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। पांचवा अंतर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी विकासवादी नेता हैं, जबकि शी जिनपिंग विस्तारवादी नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी साफ शब्दों में कह चुके हैं कि भारत हमेशा दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है और भारत के लिए विस्तार नहीं बल्कि विकास प्राथमिकता है। यही बात उन्होंने G20 देशों के साथ जब उनकी बैठक हुई थी उसमें भी उन्होंने यही कहा था और तब भी उन्होंने ये कहा था कि उनके लिए अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि इंसानों की, लोगों की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है। जबकि शी जिनपिंग सिर्फ विस्तारवाद के नशे में डूबे हैं और वो भारत की ही नहीं बल्कि ताइवान, जापान, वियतनाम और फिलीपींस समेत करीब 18 देशों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। हांगकांग में वो जो कर रहे हैं वो सब आप पहले से ही जानते हैं। इसलिए दोनों नेताओं के बीच बहुत बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिना नाम लिए चीन की इस विस्तारवादी पॉलिसी की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि विस्तारवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और सिर्फ विकासवाद के जरिए ही इसे रोका जा सकता है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं
या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। अब आपको दो तस्वीरें एक साथ देखनी चाहिए, क्योंकि जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कई बार अपने दुश्मन का नाम नहीं लेते। वो आज चीन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन चीन का उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया। लेकिन पूरी दुनिया जानती है और चीन खुद जानता है कि वो चीन के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह आपको याद होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब वो पिछली बार भाषण देने के लिए गए थे, उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बहुत कुछ कहा था, लेकिन पाकिस्तान का नाम उन्होंने एक बार भी नहीं लिया। लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया को साफ साफ शब्दों में समझा दिया है कि पूरी दुनिया को आतंकवाद फैलाने वाले लोगों के खिलाफ, देशों के खिलाफ कैसे एकजुट होकर लड़ना चाहिए। यह उनकी एक कला है। आज भी उन्होंने चीन का एक बार भी नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी दुनिया को बता दिया कि वो चीन के बारे में बात कर रहे हैं और चीन ये बात समझ भी गया होगा। अब बड़ी बात यह है कि क्या शी जिनपिंग कभी भी अपने सैनिकों के साथ इस तरह किसी फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर बात करेंगे? जवाब है शायद कभी नहीं करेंगे। और यही अंतर है नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच। शी जिनपिंग आजकल अपने घर से बाहर नहीं निकलते, शानदार महल में रहते हैं और वहीं से रणनीति बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया का सुप्रीम कमांडर बनना है। यह उनकी इच्छा है और यही इच्छा उनको बहुत भारी पड़ेगी। अब आपको दो तस्वीरें हम एक साथ दिखाएंगे। एक तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है, जिन्होंने आज फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर अपने सैनिकों से मुलाकात की, और दूसरी तस्वीर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जो एक जीप में सवार होकर अपने सैनिकों का निरीक्षण कर रहे हैं। दोनों तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे कि खुद को सेना का सुप्रीम कमांडर मानने वाले नेता और सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले नेता में क्या फर्क होता है। कहते हैं तस्वीरें 1000 शब्दों से भी ज्यादा बयां करती हैं, और ये दो तस्वीरें आपको वो कहानी बयां कर रही हैं जो शायद हम 1000 शब्दों में भी आपको ना बता पाएं। ये है दो नेताओं का फर्क। नारेबाजी आप देखिए किस तरह हमारे जवानों में जोश का संचार किया है। नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े हैं, उनसे मिलने के लिए गए हैं, उन्हें सलाम करने के लिए गए हैं, उनसे कह रहे हैं कि मैं आपसे प्रेरणा लेता हूं। दूसरी तरफ सुप्रीम कमांडर शी जिनपिंग अपनी जीप से नीचे नहीं उतरते, सिर्फ अपनी जीप पर सवार होकर सलामी लेना चाहते हैं। ये सलामी लेने वाला नेता है और दूसरा सलामी देने वाला नेता है। इस फर्क को आप समझिए। और ये जो लड़ाई है ये दो सेनाओं के बीच तो है ही। यहां आपको दोनों सेनाएं भी दिख रही हैं और यहां आपको उन सेनाओं के नेता भी दिख रहे हैं। दोनों देशों के नेता में ये फर्क इन तस्वीरों के जरिए आज आपको समझना होगा। और शी जिनपिंग के लिए अब समय आ गया है कि वो अपने महल से बाहर निकलें और इस जीप से नीचे उतरकर ये देखें कि जमीनी हकीकत क्या है। भारत माता की वंदे भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी तो इस बात के लिए मशहूर हैं कि वो लगातार हर साल अपने सैनिकों से मिलने के लिए जाते हैं, भारतीय सैनिकों से मिलते हैं। खास तौर पर दिवाली के दिन प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपनी दिवाली भारतीय सेना के साथ ही मनाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के दो और ऐसे प्रमुख नेता हैं जो अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए अक्सर उनके बीच पहुंच जाते हैं। कई बार देखा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप अचानक इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर पहुंच गए और वहां तैनात अमेरिका के सैनिकों से मिले। ऐसे दौरे पूर्व निर्धारित नहीं होते और इनके बारे में पहले किसी को भनक भी नहीं होती। इसी तरह
रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अक्सर यही करते हैं, चाहे सीरिया की लड़ाई हो या फिर यूक्रेन के साथ विवाद हो। पुतिन कई बार अचानक रशिया के सैन्य अड्डों पर पहुंच जाते हैं और वहां पर अपने सैनिकों का मनोबल वो भी बढ़ाते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत ही कम नेता हैं जो इस तरह करते हैं। बाकी के नेता अपने अपने देश की राजधानी में, अपने कार्यालय में एयर कंडीशन कमरों में बैठकर वहीं से बैठे बैठे रणनीति बना देते हैं, वहीं से बैठे बैठे अपनी आर्मी को निर्देश देते रहते हैं। और आप खुद, अगर भारत के इतिहास में आपकी रुचि है तो खुद आप देख लीजिए कि आपको कौन सा प्रधानमंत्री, भारत का ऐसा आखिरी प्रधानमंत्री याद है जो इस तरह फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर अपने सैनिकों से मिला हो। आप 10, 20, 30, 40 साल का इतिहास वापस पीछे मुड़कर फ्लैशबैक में देख लीजिए और आप याद कीजिए आपको ऐसा कौन सा भारतीय प्रधानमंत्री याद है जिसने ऐसा किया हो। पिछले कई हफ्तों से चीन का सरकारी मीडिया भारत को लगातार डरा रहा है प्रोपेगेंडा करके, क्योंकि यही उन्हें आता है। वो चीन की सेना के वीडियोस दिखा रहा है और ये बता रहा है कि चीन की सेना कितनी शक्तिशाली है। और ये सच है कि वीडियो में तो चीन की सेना शक्तिशाली ही दिखती है, वैसे ही जैसे किसी वीडियो गेम में आप कितनी भी विशाल सेना क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल सेना। लेकिन ऐसे सैकड़ों वीडियोस पर भारत की सिर्फ एक तस्वीर भारी पड़ गई और वो तस्वीर है लद्दाख में जवानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, क्योंकि ये तस्वीर सच्चाई से भरी हुई थी, ये तस्वीर हिम्मत से भरी हुई थी। आज प्रधानमंत्री के लद्दाख दौरे के बाद चीन किस तरह से परेशान है, इसे चीन की प्रतिक्रिया से आप समझ सकते हैं। भारत की विस्तारवाद वाली बात पर चीन की अब सफाई दे रहा है। भारत में चीन के दूतावास ने कहा है कि चीन को विस्तारवादी देश के तौर पर देखने का कोई आधार नहीं है। चीन ने अपने 14 पड़ोसी देशों में से 12 देशों के साथ बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाए हैं और सीमा को आपसी सहयोग के रूप में बदला है। उधर चीन के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख दौरे पर यह कहा है कि मौजूदा तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक माध्यम से बातचीत चल रही है, इसलिए किसी पक्ष को सीमा की स्थितियों को जटिल बनाने वाले कदम नहीं उठाने चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। 当前中印双方正通过军事和外交渠道就缓和当前事态进行对话沟通，在此情况下，任何一方都不应采取可能导致边境局势复杂化的举动。中方未同日方就双边重大议程进行探讨。日本国内一些势力炒作相关话题没有意义。 अभी तक दोनों देशों के बीच में एक भी गोली नहीं चली है, लेकिन अब तक की भारत की जो बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि चीन अब कुल मिलाकर बैकफुट पर दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अब एक तरह से गेंद चीन के पाले में डाल दी है। अब चीन को यह तय करना है कि उसे शांति चाहिए या युद्ध चाहिए। चीन वापस अपने सैनिकों को पीछे खींचता है या फिर युद्ध करता है, क्योंकि भारत अब हर तरह से चीन का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख के दौरे पर जाकर यह बात चीन को स्पष्ट शब्दों में समझा दी है और उन्हें यह भी बता दिया है कि वो अब खुद फ्रंट से लीड करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख दौरे से चीन बहुत परेशान है। चीन के आधिकारिक बयान हमने आपको दिखा दिए। चीन के सरकारी मीडिया में भी प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख दौरे की बड़ी चर्चा रही। आज चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में तो यहां तक लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी सीमा पर सैनिकों से जाकर इसलिए मिले हैं क्योंकि वो कोरोना वायरस और अर्थव्यवस्था के मुद्दे से देश की जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। ये वही बात है जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है, जो भारत में कांग्रेस पार्टी कर रही है। चीन के ग्लोबल टाइम्स का ये बयान सुनकर आपको ऐसा लगा होगा जैसे शायद आप राहुल गांधी का बयान सुन रहे हैं। बिल्कुल एक जैसे हैं। कल तक यही ग्लोबल टाइम्स कह रहा था कि चीन की सेना के सामने भारत बहुत कमजोर है और भारत चीन से लड़ नहीं सकता। लेकिन आज जब भारत ने अपना दृढ़ निश्चय दिखा दिया तो ग्लोबल टाइम्स जैसे मुखपत्र दूसरी बातें करने लगे। उन्होंने अपनी हेडलाइन बदल ली। आज ही भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया है। भारत ने तय किया है कि
पावर सेक्टर में आयात के नियम अब और सख्त बनाए जाएंगे और इस क्षेत्र के लिए अब चीन और पाकिस्तान दोनों से ही कोई उपकरण नहीं खरीदे जाएंगे। चीन का आर्थिक बहिष्कार, सीमा पर आक्रामक जवाब और कूटनीति के क्षेत्र में चीन को अलग थलग करने की मुहिम, इन सभी तरीकों को अपनाकर भारत ने चीन की पूरी घेराबंदी कर दी है। आज ही भारत के विदेश सचिव ने सीमा पर चीन के उग्र रवैये पर 5 देशों को ब्यौरा दिया है, 5 देशों से बात की है। इन 5 देशों में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और जापान शामिल हैं। आज जापान ने भी चीन को बड़ा संदेश दिया है कि वो भारत और चीन सीमा पर स्थितियों में एक तरफा बदलाव की कोशिशों का विरोध करता है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देश पहले से ही भारत के साथ हैं। अब तक भारत ने जिस तरह से चीन को हर क्षेत्र में मुंह तोड़ जवाब दिया है, उससे पूरी दुनिया में यह संदेश गया है और अब चीन धीरे धीरे अलग थलग पड़ता जा रहा है। यहां पर अब हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आज जी न्यूज ने देश को 50 लाख अतिरिक्त सैनिक दे दिए हैं। अगर ये सैनिक 1 मीटर की दूरी पर एक साथ एक लाइन में खड़े हो जाएं, तो ये लाइन दिल्ली से होकर बीजिंग होते हुए चीन के आखिरी प्रांत तक पहुंच जाएगी। ये आपकी संख्या की ताकत है और आपको ये आज चेक करना है अभी कि क्या आप भी उन 50 लाख सैनिकों में हैं या अभी आप बाहर छूट गए हैं। अगर आप इन 50 लाख सैनिकों की टीम से बाहर छूट गए हैं, इस सेना से बाहर हैं, तो आपके पास मौका है। हमने जो नंबर दिया है उस पर आप मिस्ड कॉल कीजिए और इस सेना में शामिल हो जाइए। इसके बारे में हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. किसी ने कहा कि आई डोंट गेट डीमोटिवेटेड, तो मैंने अपनी जिंदगी में, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि भाई क्या व्हाट मोटिवेटेड यू टू गेट आउट ऑफ योर हाउस, 17 रुपए लेके तुम निकले और आगे क्या आपके मन में आया और क्या था उस समय। तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, उस समय मेरा गोल जो मन में रखा था बड़ा छोटा सा गोल रखा था, और वो ये था कि मुझे अपने फैमिली का, 71 की बात कर रहा हूं जब मैं निकला वहां से, तो कि मुझे अपना परिवार का 4 लाख रुपए का कर्जा है उनके ऊपर, वो उतारना है बस। इससे आगे कोई मेरी जिंदगी में गोल नहीं था, कोई कुछ ध्यान में नहीं। वो एक गोल था। वो जब गोल पूरा हो गया तो देन आई सेट अनदर गोल फॉर माई सेल्फ। जब वो पूरा हो गया तो अनदर गोल। सो ये इसलिए मैं जिंदगी में बार बार कहता हूं, यूथ को खासकर कहता हूं कि वन एट ए टाइम। एंड फिर बात आखिर में वहीं फिर आ जाती है जो मैंने पिछले हफ्ते भी कहा कि ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में रहेंगे तो कहीं तकलीफ किसी प्रकार की नहीं आएगी। और जब तक पहला गोल पूरा नहीं कर लें दूसरा मत करिए, तय ही नहीं करिए। दूसरा नहीं पूरा कर लें तब तक तीसरा मत करिए। तो वन एट ए टाइम रखेंगे, फोकस रहेंगे, कोई चीज़ सताएगी नहीं, फेलियर का दर्द नहीं सताएगा, डर नहीं सताएगा, कुछ नहीं सताएगा। और साथ में एक चीज़ और ज़िंदगी में याद रखें, जब हम कोई भी काम सामाजिक नियमों के विपरीत, विरोध में या अपने खुद के विश्वास के विरोध में करते हो, मेरी एक अपनी वैल्यू सिस्टम है, हर व्यक्ति का, हर परिवार का, हर समाज का एक अपना अपना वैल्यू सिस्टम रहता है। जब आप उसकी सीमा को लांघते हैं या उसको तोड़ते हैं तो आपको खुद को पता लगता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं या जा रही हूं। और अगर जब आप उस सीमा को लांघ के गलत रास्ते पे चलते हैं, तब दैट नॉट ओनली मेक्स यू वीक फिजिकली बट इट मेक्स यू वीक मेंटली, स्पिरिचुअली, इन एवरी विच मैनर। और जहां वीकनेस हुई तब क्या कहेंगे, कमजोर आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता।
ना खुद का भला कर सकता है ना किसी और का भला कर सकता है। तो अपने आप को कमज़ोर नहीं करना, तो उसके लिए ये कहा कि भाई जो आपके अपने वैल्यू सिस्टम्स हैं उन पे चलिए, उनका उल्लंघन मत करिए, तो फिर भी मोटिवेशन की आवश्यकता आपको शायद नहीं पड़ेगी। सो व्हाट इज मोटिव? मोटिव का डिक्शनरी मीनिंग तो शायद सबको पता होगा, कोई बात बताना चाहेंगे आप? Sir, strong determination towards your goal. Reason to do a particular task. यही है मोटिव, एंड देन सेकंड पार्ट विच इज एशन, मोटिवेशन, दैट इज एक्शन। आवर डिजायर, आवर नीड्स, what we want to do, what is our aim in life, और उसको पूरा करने के लिए then you take an action। ये दोनों का motive plus action means motivation। so that's a simple meaning of it। कई बार अपने लिए बड़ा हाई गोल रख लेते हैं सामने कि मैं ये वीक में ये करूँगी, अगले महीने ये करूँगी, उसके बाद ये करेंगे, इस साल में ये करेंगे, और किसी न किसी कारण से जब वो पूरा नहीं होता है तो फिर क्या हालत होती है? अगेन डिसअपॉइंटमेंट होगी, कुछ और होगी। उस समय में आपको फिर कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए टू कम बैक। तब आप ढूंढते हैं, किसी न किसी की किताब पढ़ेंगे, किसी की बात सुनेंगे, कहीं किसी दोस्त से बात करेंगे कि भैया मेरे को ये समस्या है, कहीं कोई ज़्यादा तकलीफ में हुआ तो साइकेट्रिस्ट के पास भी चला जाएगा। जब किसी देश का सर्वोच्च नेता खुद मोर्चे पर जाकर अपनी सेना के साथ खड़ा हो जाता है और उनका हौसला बढ़ाता है तो पूरे देश का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आप सोचिए, गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों के परिवारों को आज कितनी हिम्मत मिली होगी, कितनी तसल्ली मिली होगी। गलवान में शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी बी संतोषी ने आज ये कहा कि जो भी हो, अब जीत कर वापस आना है, उन्हें जीत चाहिए। प्रधानमंत्री के लद्दाख दौरे पर हमने शहीदों के परिवारों से आज बात की। आज आपको उन परिवारों के बारे में भी सुनना चाहिए जिन्होंने अपने सदस्यों को गलवान घाटी में इस देश के लिए शहीद किया। जैसे मेरा पति ने किया है, जो काम आगे बढ़ के, जो ना आगे पीछे ना सोच के मैंने तो सैक्रिफाइस किया लाइफ के लिए, आना चाहिए करके मैं दिखाती हूँ। जैसे अभी सब देश वालों ने ये भी कहा कि सिर्फ मेरा नहीं, मेरा ट्रुथ का भी वो सैक्रिफाइस हुआ है, शेयर हो गई। यही है कि आप लोग ऐसे बोलने से ज़्यादा जो सेना प्रोडक्ट्स पे भी है, पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, जो भी है, और जो भी ऐप है, व्हाटएवर, उसको आप सबसे पहले बंद कर दीजिए ताकि हम उसको स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते हैं कि हाँ, इंडिया कैन डू, भारत सब कुछ कर सकती है। दे हैव दैट मच पावर, दे आर यूनिटी। एंड हमारा देश में जो बाकी है, जितना यूनिटी में रह के खड़ी होके उनके जवाब जैसे मिलेगा, जैसे हम ये सब बंद करके आगे बढ़ेंगे सारे चीज़ को, तभी ये बहुत सारे हेल्प हो जाएगा हमारा देश से भी, तभी उनके हम सब स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते हैं। पीएम जो जवानों को हौसला अफजाई करने के लिए गए हुए हैं और रणनीति बना रहे होंगे कि किस तरह से बदला लिया जाए, जवानों को मोटिवेट कर रहे होंगे। और उस भूख भाई का तो दुख है ही, साथ साथ खुशी की बात है कि जो है जिस जगह पर घटना घटी वहाँ पर जा कर के हमारे पीएम ने वहाँ का मुआयना किया और जवानों का हौसला अफजाई किया। और उम्मीद करूँगा अपना प्रधानमंत्री जी से कि इसका बदला जल्द से जल्द लिया जाए। चीन की सेना में करीब 21 लाख सैनिक हैं, जबकि भारत
की सैनिक शक्ति करीब 14 लाख है। लेकिन आज भारत के सैनिकों की संख्या बढ़कर 67 लाख से ज्यादा हो गई है। अब हम 14 लाख नहीं हैं, अब हम 67 लाख हैं और ये इस समय की संख्या है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के 53 लाख से ज्यादा लोग अब चीन के खिलाफ जी न्यूज की इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं, उसका हिस्सा बन चुके हैं। हमें मेड इन इंडिया मुहिम के लिए हमने जो नंबर आपको जारी किया था, सिर्फ 3 दिन उसे बीते हैं और 3 दिनों में ही देश के 53 लाख लोग इस नंबर पर फोन करके हमें अपना समर्थन दे चुके हैं, देश को अपना समर्थन दे चुके हैं और दुनिया को यह बता चुके हैं कि वो क्या चाहते हैं। 53 लाख लोग। भारत के सिर्फ 5 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 50 लाख से ज्यादा है, जबकि 305 शहरों की आबादी इससे कम है। यानी अगर हमें अब तक समर्थन देने वालों का अपना खुद का शहर होता तो वो आबादी के हिसाब से भारत में 6ठे नंबर का शहर होता। और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो आप संख्या के मामले में 1072 शहरों को पीछे छोड़ चुके हैं और यह तुलना हम दुनिया के छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़े शहरों से कर रहे हैं। और न्यूजीलैंड जैसे देश की जनसंख्या भी हमें समर्थन देने वाले लोगों से कम है। ये 53 लाख लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक सीधी लाइन में एक दूसरे से 1-1 मीटर की दूरी पर भी खड़े हो जाएं तो इनकी लंबाई 5000 किलोमीटर होगी, जबकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी भी सिर्फ 2856 किलोमीटर है। और भारत की राजधानी दिल्ली से चीन की राजधानी बीजिंग की दूरी 3700 किलोमीटर है। इतने लोग एक साथ सीधी पंक्ति में खड़े हो जाएं तो ये लाइन दिल्ली से यूरोप के देश ग्रीस तक पहुंच जाएगी। ये लंबाई दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी 624 गुना ज्यादा होगी। इतना ही नहीं, ये सब लोग अगर चीन और पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमाओं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खड़े हो जाएं आज, तो ये देश की रक्षा करने वाली सबसे लंबी मानव श्रृंखला बन जाएगी। लेकिन आपको सीमा पर जाकर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम करना हमारी सेनाएं अच्छी तरह से जानती हैं और वो कर भी रही है। आपको सिर्फ अपना मोबाइल फोन उठाना है और स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर एक मिस्ड कॉल करना है। और यकीन मानिए, हमारी भारतीय सेना के एक एक जवान का हौसला आपकी शक्ति को देखकर 7वें आसमान पर चला जाएगा। अगर अब भी आपका जोश कम है और आप कॉल करने से पहले कुछ सोच रहे हैं तो आज आपको उन लोगों से मिलना चाहिए जो जी न्यूज की इस मेड इन इंडिया मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं और सैनिक बन चुके हैं। इन लोगों की बातें सुनकर आपका जोश दुगना हो जाएगा और आप खुद को इस मुहिम का हिस्सा बनने से आज रोक नहीं पाएंगे। चीन जैसे विशाल देश को हम अपनी संख्या के दम पर ही हरा सकते हैं। मैं मिस कॉल दे करके विरोध कर रहा हूँ। सीमा पर जवानों का हौसला शिखर पर पहुंच जाता है जब उन्हें देशवासियों का साथ मिलता है। जवानों की 56 इंची छाती हिमालय सी मजबूत हो जाती है जब उनको एहसास होता है कि उनके पीछे लाखों करोड़ों की संख्या में लोग खड़े हैं। जी न्यूज ने जो अभी मुहिम लाई है चाइना बाइकआउट के लिए, उसको हम लोग ने बहुत अच्छी तरह से माना है और मैं चाहूंगा कि हमारे भारत की जो जनता है वो इसको माने। हम सब एक हैं और हम सबको इस मुहिम में आकर देश के लिए एकता का संदेश देना है। हम सीमा पर तो नहीं जा सकते, लेकिन देश के अंदर रह के अपने देश की सेवा कर सकते हैं। जी न्यूज की मुहिम ने देशवासियों के दिल में ऐसी ललक पैदा कर दी है जो उन्हें हर दिन देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत दे रही है। हर नागरिक एक सच्चे देशभक्त की तरह अपना फर्ज निभा रहा है। आम इंसान हम एक इंडिविजुअल एज अ सिटीजन भी एक जनता आर्मी के पार्ट हो सकते हैं। चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करें एंड जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स है उसे यूज करें। जैसे आपने मुहिम स्टार्ट की है, ये एक अपने तरीके का विरोध है जो कि बहुत अच्छी बात है। सिविलियंस को अपनी तरीके से अपना विरोध करना चाहिए, जहाँ के जो कि गवर्नमेंट का है उनको अपनी तरीके से विरोध करना चाहिए। जैसे भी चाइना कुछ दिन से जैसे एग्रेशन कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, हम चाइनीज ऐप जो इंडिया ने ब्लॉक किया बहुत अच्छा कदम है और जी न्यूज ने जो मुहिम बनाई हम उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। जी न्यूज की मुहिम के साथ जुड़कर देश ने बता दिया है कि मेड इन चाइना को हराना है तो मेड इन इंडिया को मजबूत बनाना है। अपील करना चाहती हूँ,
चाइना की चीजों को ना इस्तेमाल करें और इनको बॉयकॉट करें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चाइना के सामान को बॉयकॉट करें, क्योंकि आप इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। हमारे भारत के वीर जवान शहीद हो रहे हैं, इनका दर्द नहीं दिख रहा, पर एक चीनी ऐप्स के बंद हो जाने पर सबका दर्द दिख रहा है। इन्हें ये नहीं पता कि इस ऐप्स से उन्होंने कितना पैसा कमाया है। अब तो आप लोग शर्म कीजिए। भारत की सांस्कृतिक विरासत को संभालने वाले संत भी अब समझ चुके हैं कि वक्त आ गया है दुश्मनों के खिलाफ एक हो जाने का। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर उनके प्रहार को रोकने के लिए, हमारी स्वायत्तता, स्वतंत्रता, हमारी निजता और अपने गौरव की रक्षा के लिए उनकी वस्तुओं का प्रयोग हम बंद करें। वहाँ के जितने पदार्थ हैं उनके प्रति हम बहिष्कार की भावना रखें। भारत के गौरव, भारत के सम्मान, स्वाभिमान को जगाइए, आत्मनिर्भर भारत बनाइए, स्वदेशी अपनाइए। स्वदेशी भारत के संस्कारों में है, भारत के डीएनए में है, इसीलिए अपनी स्वदेशी जड़ों को कभी कमजोर मत होने दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जय हिंद दोस्तों, आज पिछले कई सालों से हम डीएनए जी न्यूज पे देखते आ रहे हैं, जिससे मैं और हमारी फैमिली काफी प्रभावित है, जिससे हमें कई चीजें सीखने को मिली है। आज जी न्यूज के द्वारा चलाए जा रहे इस मुहिम मेड इन इंडिया का हम पूरा समर्थन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। We strongly support our Prime Minister. We strongly support Sudhir Chaudhary and we strongly support Made in India. जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों। तो आपने देखा कि यह मुहिम अब हर परिवार तक पहुंच गई है, और अगर परिवार में जो सबसे छोटे सदस्य होते हैं, यानी जब बच्चे आपको संदेश भेजने लगें, जब बच्चे ये कहने लगें कि हम भी इस मुहिम में आपके साथ हैं, तो अब आप समझ लीजिए कि उस मुहिम ने बहुत तेज रफ्तार पकड़ ली है। अब वो मुहिम पूरे देश में फैल चुकी है और अब हम देश के घर घर तक पहुंच चुके हैं। अब आपको इस मुहिम को और शक्तिशाली बनाना है। मेड इन इंडिया के साथ अब तक 54,23,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आप थोड़ा सा और जोर लगाएंगे तो इस हफ्ते के अंत तक आप इस मुहिम को 1 करोड़ तक ले जा सकते हैं। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि इतने बड़े देश में 1 करोड़ की संख्या भी बहुत कम है। और जैसे जैसे मान लीजिए अभी 54 लाख लोग हमसे जुड़ चुके हैं, उस 54 लाख में हम 14 लाख अपने देश के सैनिकों को भी जोड़ लेते हैं, और इस तरीके से हमारे देश की इस सेना के जो लोग हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, देश की सेना का विस्तार होता चला जाएगा। आप लोगों को बॉर्डर पर जाकर लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया को और हमारी भारतीय सेना को यह बताने की जरूरत जरूर है कि हम इस बार इस लड़ाई में एक साथ हैं। चाहे हमारा कोई भी धर्म हो, हमारी कोई भी जाति हो, किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी वर्ग के हो, हमारी सोच कोई भी हो, हम किसी भी पार्टी को का समर्थन देते हो, हम कोई भी न्यूज चैनल देखते हो, हम कोई भी अखबार पढ़ते हो, हम देश के मामले में एक साथ हैं, एक टीम में हैं, एक सेना में हैं। और देश के लोग जब एक सैनिक की तरह कोई फैसला लेते हैं तो इसका असर हर तरफ जमीन पर दिखाई देता है। जो लोग हमारी मुहिम से जुड़ रहे हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि अपने निजी जीवन में भी ऐसा कर रहे हैं, और अब बाजारों में भी इसका असर दिखने लगा है। कैसे देश के आम लोग अब मेड इन इंडिया को मजबूत बनाकर मेड इन चाइना को जवाब दे रहे हैं, आज आपको देखना चाहिए इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। जी की मुहिम का बड़ा असर बाजारों पर भी दिख रहा है। लोग अब चीन में बना सामान किसी हाल में खरीदना नहीं चाहते हैं। दिल्ली के भागीरथ प्लेस और लाजपत राय मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े बाजार हैं। यहाँ पर पहुंचे खरीदार चीन के सामान से दूरी बना रहे हैं और दुकानदार से भारतीय विकल्पों के बारे में भी पूछ रहे हैं। सब जानना चाहते हैं कि हमें मेड इन इंडिया का माल चाहिए, हमें चाइना का माल नहीं चाहिए प्रोडक्ट। लोग डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया का माल चाहिए मुझे, तो हम लोग भी धीरे धीरे इंडिया का माल कर रहे हैं। बट जो है माल खत्म करके थोड़ा बहुत है पहले का खत्म करके मेड इन इंडिया का माल बेचेंगे अब सारा। नॉर्मली कुछ भी लेने आते हैं तो पहले इंडियन की प्रेफरेंस रखते हैं कि इंडियन सामान है या नहीं है कुछ भी। अब जैसे चाइनीज ऐप्स टिकटॉक और ये सब बंद करिए, रिंग लाइट और ये थी, इसकी सेल कम हो गई अब हमारी। चाइना का क्रेज़ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब कस्टमर अपने आप मेरे से मांगता है कि आप मुझे मेक इन इंडिया दीजिए। वो पहले उसको देखता है कहीं इस पर चाइना तो नहीं लिखा, वो पहले इसको देखता है, वो कहता है भैया चाइना लिखा हुआ ये नहीं चाहिए।
तो अगर इंडियन ऑप्शन रहेगी तो इंडियन सामान लेंगे, वो चाइनीज सामान नहीं लेंगे वो, क्योंकि चाइना से अब सबका मन टूट चुका है, तो लोग इंडियन सामान ही लेंगे ज़्यादातर। पिछले कई सालों में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजार पर चीन की पकड़ बेहद मजबूत रही है, लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है। महंगा होने के बावजूद लोग भारतीय प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। इंडिया मेड सामान लेंगे, बिल्कुल भी चाइना नहीं लेंगे। मैं ज़्यादा रेट पे इंडियन टीवी लूँगा, लेकिन मैं लूँगा नहीं चाइनीज़, कोई सामान लूँगा नहीं। हर चीज़ भारतीय लेनी है, कोई चीज़ नहीं लेनी है। जब हमारी भारतीय सेना है वो हमारा सपोर्ट कर रही है तो हमें भी तो उनका सपोर्ट करना चाहिए। हमारे को अपनी अर्थव्यवस्था भी तो बढ़िया करनी है। खरीदारी के बदले ट्रेंड ने साफ कर दिया है कि अब चीन को सिर्फ सरहद से ही नहीं बल्कि बाजार में भी करारा जवाब मिलेगा। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम आपको सावधान भी कर दें, क्योंकि चीन भारत की इस मुहिम से अब काफी डर गया है और भारत के लोगों को धोखा देने के लिए उसने एक नया तरीका निकाला है। आप तो जानते हैं धोखा चीन के डीएनए में है और यह तरीका इस समय आपकी स्क्रीन पर है। इससे आप सावधान रहिए, क्योंकि अब बहुत सारा सामान चीन में बना हुआ जो आ रहा है उसमें मेड इन चाइना की बजाय मेड इन PRC लिखा होता है। आप ध्यान से एक बार इसे देख लीजिए। अब बहुत सारा सामान ऐसा आ रहा है चीन से जिसमें मेड इन चाइना नहीं लिखा होता, उसमें लिखा है मेड इन PRC। PRC का मतलब है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और वहां के जो सामान बनाने वाले लोग हैं, जो वहां की कंपनियां हैं, उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो मेड इन PRC लिख देंगे तो इससे भारत के लोग भटक जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और इस धोखेबाजी में वो ये सामान फिर से खरीद लेंगे। इसलिए आप हमेशा याद रखिए, जब भी कोई सामान खरीदें, मेड इन चाइना तो आपको देखना ही चाहिए, उस पर नहीं लिखा हो, लेकिन अगर उस पर मेड इन PRC भी लिखा है तो इसका मतलब भी यही है कि ये चीन में बना हुआ सामान है। इसलिए आप सावधान रहिए। और इसका एक ही जवाब है कि आप वो सामान खरीदें जिस पर मेड इन इंडिया लिखा हो, मेड इन इंडिया और सिर्फ मेड इन इंडिया। और यकीन मानिए, इससे भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी और आगे चलकर भारत एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र बन पाएगा, एक सुपर पावर बन पाएगा। अब आखिर में हम एक खबर उन लोगों को दिखाना चाहते हैं जो जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। अफ्रीका के देश बोत्सवाना में रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए 356 हाथियों की मौत का एक संक्षिप्त विश्लेषण हम आज आपके लिए कर रहे हैं। ये हाथी बोत्सवाना के मशहूर ओकावांगो डेल्टा में मारे गए हैं। अफ्रीका में सबसे ज्यादा हाथी यहीं पाए जाते हैं और यहां करीब 1,30,000 हाथी रहते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हाथियों के शवों को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ ने एक झटके में ही दम तोड़ा है, क्योंकि हाथियों का मुंह जमीन की तरफ है जबकि कुछ की मौत धीरे धीरे हुई है। वैज्ञानिकों को लगता है कि ऐसा किसी जहर की वजह से हुआ है। उन्होंने या तो कोई जहर खा लिया है या फिर किसी बैक्टीरिया या वायरस के कारण पहले हाथियों की मानसिक स्थिति बिगड़ी और बाद में उनकी मौत हो गई। हालांकि वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि हाथियों की मौत के पीछे कोरोना वायरस की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अधिकारी हाथियों के शिकार की संभावना से इनकार करते हैं क्योंकि उनके दांत नहीं निकाले गए थे। आमतौर पर पहला शक यह जाता है कि इन हाथियों को शिकारियों ने मार डाला होगा क्योंकि वो इनके दांत लेना चाहते हैं, लेकिन इन हाथियों के मामले में इनके दांत नहीं निकाले गए थे। मारे गए हाथियों के नमूनों को जांच के लिए दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और कनाडा भेजा गया है और जब इसकी रिपोर्ट आ जाएगी तब यह पता चलेगा कि इन हाथियों की मौत की असली वजह क्या थी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 4.5 लाख हाथी अब बचे हैं, जिसमें से करीब 4 लाख हाथी 37 अफ्रीकी देशों में हैं और 40 से 50 हजार हाथी एशियाई देशों में रहते हैं। इसके बावजूद दुनिया भर में हर वर्ष हजारों हाथियों को उनके दांतों के लिए मार दिया जाता है, क्योंकि एक हाथी दांत की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए है। WWF के अनुसार हाथी दांत के लिए हर दिन औसतन 100 अफ्रीकी हाथियों की हत्या कर दी जाती है। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे।
मेरी एक अपनी वैल्यू सिस्टम है। हर व्यक्ति का, हर परिवार का, हर समाज का एक अपना अपना वैल्यू सिस्टम रहता है। जब आप उसकी सीमा को लांघते हैं या उसको तोड़ते हैं तो आपको खुद को पता लगता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं या जा रही हूं। और अगर जब आप उस सीमा को लांघ के गलत रास्ते पे चलते हैं तब दैट नॉट ओनली मेक्स यू वीक फिजिकली बट इट मेक्स यू वीक मेंटली, स्पिरिचुअली, इन एवरी विच मैनर। और जहां वीकनेस हुई तब क्या कहेंगे? कमज़ोर आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता, ना खुद का भला कर सकता है ना किसी और का भला कर सकता है। तो अपने आप को कमज़ोर नहीं करना, तो उसके लिए ये कहा कि भाई जो आपके अपने वैल्यू सिस्टम्स हैं उन पे चलिए, उनका उल्लंघन मत करिए, तो फिर भी मोटिवेशन की आवश्यकता आपको शायद नहीं पड़ेगी। सो व्हाट इज़ मोटिव? मोटिव का डिक्शनरी मीनिंग तो शायद सबको पता होगा। कोई बात बताना चाहेंगे आप? Sir, strong determination towards your goal. Reason to do a particular task. यही है मोटिव। एंड देन सेकंड पार्ट विच इज एशन, मोटिवेशन, दैट इज एक्शन। आवर डिजायर, आवर नीड्स, व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट इज आवर एम इन लाइफ, और उसको पूरा करने के लिए देन यू टेक एन एक्शन। ये दोनों का मोटिव प्लस एक्शन मीन्स मोटिवेशन। सो दैट्स अ सिंपल मीनिंग ऑफ इट। कई बार अपने लिए बड़ा हाई गोल रख लेते हैं सामने कि मैं ये वीक में ये करूँगी, अगले महीने ये करूँगी, उसके बाद ये करेंगे, इस साल में ये करेंगे, और किसी न किसी कारण से जब वो पूरा नहीं होता है तो फिर क्या हालत होती है? अगेन डिसअपॉइंटमेंट होगी, कुछ और होगी। उस समय में आपको फिर कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए टू कम बैक। तब आप ढूंढते हैं, किसी न किसी की किताब पढ़ेंगे, किसी की बात सुनेंगे, कहीं किसी दोस्त से बात करेंगे कि भैया मेरे को ये समस्या है। कहीं कोई ज़्यादा तकलीफ़ में हुआ तो साइकेट्रिस्ट के पास भी चला जाएगा, पंडित के पास तो खैर खास करके। तो वो जाके फिर वो मोटिवेशन लेंगे, उसके बाद फिर लग जाएंगे काम में, चलो फिर वापस लगो। तो ये इसलिए कहा कि अपने आगे देखते रहिए, अपना जितना तक आपको लगता है कि यहाँ तक मैं आराम से पहुँच सकता हूँ वैसा करते रहेंगे तो शायद डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. किसी ने कहा कि आई डोंट गेट डीमोटिवेटेड। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि भाई क्या व्हाट मोटिवेटेड यू टू गेट आउट ऑफ योर हाउस, 17 रुपये लेके तुम निकले, और आगे क्या आपके मन में आया और क्या था उस समय? तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, उस समय मेरा गोल जो मन में रखा था बड़ा छोटा सा गोल रखा था, और वो ये था कि मुझे अपने फैमिली का, 71 की बात कर रहा हूँ जब मैं निकला वहाँ से, तो कि मुझे अपना परिवार का 4 लाख रुपए का कर्जा है उनके ऊपर, वो उतारना है बस। इससे आगे कोई मेरी ज़िंदगी में गोल नहीं था, कोई कुछ ध्यान में नहीं। वो एक गोल था। वो जब गोल पूरा हो गया तो देन आई सेट अनदर गोल फॉर माई सेल्फ। जब वो पूरा हो गया तो अनदर गोल। सो ये इसलिए मैं ज़िंदगी में बार बार कहता हूँ, यूथ को खासकर कहता हूँ कि वन एट ए टाइम। एंड फिर बात आखिर में वहीं फिर आ जाती है जो मैंने पिछले हफ्ते भी कहा कि ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में रहेंगे तो कहीं तकलीफ़ किसी प्रकार की नहीं आएगी। और जब तक पहला गोल पूरा नहीं कर लें दूसरा मत करिए, तय नहीं करिए। दूसरा नहीं पूरा कर लें तब तक तीसरा मत करिए। तो वन एट ए टाइम रखेंगे, फोकस रहेंगे, कोई चीज़ सताएगी नहीं, फेलियर का दर्द नहीं सताएगा, डर नहीं सताएगा, कुछ नहीं सताएगा। और साथ में एक चीज़ और ज़िंदगी में याद रखें
जब हम कोई भी काम सामाजिक नियमों के विपरीत, विरोध में या अपने खुद के विश्वास के विरोध में करते हो, मेरी एक अपनी वैल्यू सिस्टम है, हर व्यक्ति का, हर परिवार का, हर समाज का एक अपना अपना वैल्यू सिस्टम रहता है। जब आप उसकी सीमा को लांघते हैं या उसको तोड़ते हैं तो आपको खुद को पता लगता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं या जा रही हूं। और अगर जब आप उस सीमा को लांघ के गलत रास्ते पे चलते हैं, तब दैट नॉट ओनली मेक्स यू वीक फिजिकली, but it makes you weak mentally, spiritually, in every which manner. और जहां वीकनेस हुई तब क्या कहेंगे? कमजोर आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता, ना खुद का भला कर सकता है, ना किसी और का भला कर सकता है। तो अपने आप को कमजोर नहीं करना, तो उसके लिए ये कहा कि भाई जो आपके अपने वैल्यू सिस्टम्स हैं उन पे चलिए, उनका उल्लंघन मत करिए, तो फिर भी मोटिवेशन की आवश्यकता आपको शायद नहीं पड़ेगी। सो व्हाट इज मोटिव? मोटिव का डिक्शनरी मीनिंग तो शायद सबको पता होगा। कोई बात बताना चाहेंगे आप? Sir, strong determination towards your goal. Reason to do a particular task. यही है मोटिव, एंड देन सेकंड पार्ट विच इज एशन, मोटिवेशन, दैट इज एक्शन। आवर डिजायर, आवर नीड्स, what we want to do, what is our aim in life, और उसको पूरा करने के लिए then you take an action. ये दोनों का motive plus action means motivation. So that's a simple meaning of it. कई बार अपने लिए बड़ा हाई गोल रख लेते हैं सामने कि मैं ये वीक में ये करूँगी, अगले महीने ये करूँगी, उसके बाद ये करेंगे, इस साल में ये करेंगे, और किसी न किसी कारण से जब वो पूरा नहीं होता है तो फिर क्या हालत होती है? अगेन डिसअपॉइंटमेंट होगी, कुछ और होगी। उस समय में आपको फिर कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए टू कम बैक। तब आप ढूंढते हैं, किसी न किसी की किताब पढ़ेंगे, किसी की बात सुनेंगे, कहीं किसी दोस्त से बात करेंगे कि भैया मेरे को ये समस्या है, कहीं कोई ज़्यादा तकलीफ में हुआ तो साइकेट्रिस्ट के पास भी चला जाएगा, पंडित के पास तो खैर खास करके, तो वो जाके फिर वो मोटिवेशन लेंगे, उसके बाद फिर लग जाएंगे काम में, चलो फिर वापस लगो। तो ये इसलिए कहा कि अपने आगे देखते रहिए, अपना जितना तक आपको लगता है कि यहाँ तक मैं आराम से पहुँच सकता हूँ वैसा करते रहेंगे तो शायद डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. किसी ने कहा कि आई डोंट गेट डीमोटिवेटेड। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि भाई क्या, व्हाट मोटिवेटेड यू टू गेट आउट ऑफ योर हाउस, 17 रुपये लेके तुम निकले और आगे क्या आपके मन में आया और क्या था उस समय? तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, उस समय मेरा गोल जो मन में रखा था बड़ा छोटा सा गोल रखा था, और वो ये था कि मुझे अपने फैमिली का, 71 की बात कर रहा हूँ जब मैं निकला वहाँ से, तो कि मुझे अपना परिवार का 4 लाख रुपए का कर्जा है उनके ऊपर, वो उतारना है बस। इससे आगे कोई मेरी ज़िंदगी में गोल नहीं था, कोई कुछ ध्यान में नहीं, वो एक गोल था। वो जब गोल पूरा हो गया तो देन आई सेट अनदर गोल फॉर माई सेल्फ। जब वो पूरा हो गया तो अनदर गोल। सो ये इसलिए मैं ज़िंदगी में बार बार कहता हूँ, यूथ को खासकर कहता हूँ कि वन एट ए टाइम। एंड फिर बात आखिर में वहीं फिर आ जाती है जो मैंने पिछले हफ्ते भी कहा कि ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में रहेंगे तो कहीं तकलीफ़ किसी प्रकार की नहीं आएगी। और जब तक पहला गोल पूरा नहीं कर लें दूसरा मत करिए, तय नहीं करिए। दूसरा नहीं पूरा कर लें तब तक तीसरा मत करिए। तो
वन एट ए टाइम रखेंगे, फोकस रहेंगे, कोई चीज़ सताएगी नहीं, फेल्योर का दर्द नहीं सताएगा, डर नहीं सताएगा, कुछ नहीं सताएगा। और साथ में एक चीज़ और ज़िंदगी में याद रखें, जब हम कोई भी काम सामाजिक नियमों के विपरीत, विरोध में या अपने खुद के विश्वास के विरोध में करते हो, मेरी एक अपनी वैल्यू सिस्टम है, हर व्यक्ति का, हर परिवार का, हर समाज का एक अपना अपना वैल्यू सिस्टम रहता है। जब आप उसकी सीमा को लांघते हैं या उसको तोड़ते हैं तो आपको खुद को पता लगता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं या जा रही हूं। और अगर जब आप उस सीमा को लांघ के गलत रास्ते पे चलते हैं, तब that not only makes you weak physically, but it makes you weak mentally, spiritually, in every which manner. और जहां वीकनेस हुई तब क्या कहेंगे? कमजोर आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता, ना खुद का भला कर सकता है, ना किसी और का भला कर सकता है। तो अपने आप को कमजोर नहीं करना, तो उसके लिए ये कहा कि भाई जो आपके अपने वैल्यू सिस्टम्स हैं उन पे चलिए, उनका उल्लंघन मत करिए, तो फिर भी मोटिवेशन की आवश्यकता आपको शायद नहीं पड़ेगी। सो व्हाट इज और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक को वर्ष 1908 में आज ही के दिन गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 2 क्रांतिकारियों का बचाव करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने क्रांतिकारियों के समर्थन में स्वराज का नारा बुलंद किया था और उन्हें 6 वर्ष की जेल और 1000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने जेल में रहते हुए 400 पन्नों की एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गीता रहस्य। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया था। वर्ष 1886 में आज ही के दिन कार्ल बेंज ने बेंज पेटेंट मोटर वैगन को दुनिया के सामने पहली बार पेश किया था। इसे दुनिया का पहला ऑटोमोबाइल भी कहा जाता है। इसमें 3 पहिए थे और कार्ल बेंज जर्मनी के एक मशहूर इंजीनियर थे। आज की मर्सिडीज बेंज कंपनी में उनका नाम भी शामिल है। आज ही के दिन वर्ष 1996 में मशहूर अभिनेता राजकुमार का निधन हुआ था। राजकुमार को लाल पत्थर, हीर रांझा, पाकीज़ा और वक्त जैसी फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए याद किया जाता है। राजकुमार अभिनेता बनने से पहले मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी रहे थे। राजकुमार अपनी दमदार आवाज और शानदार डायलॉग डिलीवरी के लिए आज भी मशहूर हैं। और आज ही के दिन वर्ष 1988 में अमेरिका ने ईरान के एक यात्री विमान को मिसाइल से मार गिराया था। अमेरिकी नौसेना की इस गलती से विमान में सवार सभी 290 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 66 बच्चे भी शामिल थे। ये विमान ईरान की राजधानी तेहरान से दुबई जा रहा था। अमेरिकी नौसेना ने ईरान के यात्री विमान को एक फाइटर एयरक्राफ्ट समझकर उस पर मिसाइल से हमला कर दिया था और ये एक बहुत बड़ी गलती थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम आपको इस सप्ताह के बेहतरीन विश्लेषण दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और सीमा की सुरक्षा तो हमारे देश की सेना और सरकार कर लेंगे, लेकिन देश के आत्मसम्मान की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। जिस देश के डीएनए में स्वदेशी की भावना नहीं होती, वो देश जीत कर भी हार जाता है। नमस्कार।